हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने लास्ट में अपरेंट वेट के बारे में बात किया था, ओके। एंड फिर हम लोगों ने उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी किया था, आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले अपरेंट वेट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे, ओके। तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए बॉडी वेज 30 न्यूटन इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी का वजन 30 न्यूटन हो रहा है जब वो एक लिक्विड में सबमर्ज किया गया है जिसका डेंसिटी कितना है, 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उस टाइम उसका वज़न कितना है, उसका वेट कितना है, 30 न्यूटन। एंड फिर उसी बॉडी को जब हम लोग दूसरे लिक्विड में जिसका डेंसिटी 1200 है, इस लिक्विड में जब उसे सबमर्ज करेंगे तब उसका वेट कितना हो रहा है, 15 न्यूटन उसका वेट हो रहा है। तो बताइए कि बॉडी का वॉल्यूम कितना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉडी है, जब उस बॉडी को हम लोग एक लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं जिसका डेंसिटी 800 है, तो उस बॉडी का वेट कितना आ रहा है वहाँ पर, 30 न्यूटन। और जब उसी बॉडी को हम लोग दूसरे लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं जिसका डेंसिटी 1200 है, तो उस टाइम उस बॉडी का वेट कितना आ रहा है, 15 न्यूटन। तो बताइए उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप का था। तो हमें वहाँ पर दो इक्वेशन मिला था और उसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने आसानी से रियल वेट एंड बॉडी का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा माय डियर, ओके। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड, अपरेंट वेट जिसे हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अपरेंट वेट बराबर क्या होता है, mg माइनस fb। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिलेगा। सबसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा माय डियर, जब उसे हमने 800 में सबमर्ज किया है, 800 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाले लिक्विड में सबमर्ज किया है, तो उसका अपरेंट वेट कितना है, 30 न्यूटन। यानी टी का वैल्यू क्या है, 30 न्यूटन इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स क्या होता है माय डियर, तो आप जानते हैं रो जी इंटू भी बॉडी। तो यहाँ से देखिए, सो 30 इज इक्वल टू mg माइनस किस फ्लूइड में आपने सबमर्ज किया है, किस लिक्विड में सबमर्ज किया है, तो उसका डेंसिटी कितना है, 800। तो यहाँ पर रो के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 800 इंटू जी इंटू भी बॉडी। ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया है। आपको फर्स्ट इक्वेशन माय डियर फ्रेंड मिल चुका है, ओके। सेम यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसी बॉडी को दूसरे लिक्विड में सबमर्ज किया गया है जिसका डेंसिटी 1200 है, तो उस टाइम उसका अपरेंट वेट कितना है, 15 न्यूटन। तो अब हम टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, नाउ टी के जगह पर आपका 15 पुट होगा, इज इक्वल टू mg माइनस fb, यानी रो जी भी बॉडी। अब यहां से देखिए माय डियर फ्रेंड, 15 इज इक्वल टू mg माइनस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, फ्लूइड का डेंसिटी 1200 है। सो 1200 इंटू जी इंटू भी बॉडी। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपको बॉडी का वॉल्यूम आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए माय डियर, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे। आइए इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में कितना दिया हुआ है 30,
इज इक्वल टू mg माइनस 800 इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। एंड इक्वेशन 2 क्या है आपका, 15 इज इक्वल टू mg माइनस 1200 इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब आप यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 30 में 15 माइनस होगा तो 15 बचेगा। mg कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें रियल वेट फाइंड नहीं करना है तो आप इसे इसलिए आपने माइनस किया है ताकि mg और mg कैंसल आउट हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए 1200 प्लस में होगा, यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी आपका v बॉडी है, वहाँ पर भी v बॉडी है। तो 1200 में 800 माइनस होगा तो 400 बचेगा, 400 इंटू जी इंटू v बॉडी। तो यहाँ से देखिए v बॉडी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 15 डिवाइड बाय 400 इंटू जी, इतना मीटर क्यू होगा माय डियर, इतना मीटर क्यू होगा। और ये वॉल्यूम आपका कौन सा निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। और ओके, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर अपरेंट वेट के बारे में बात कर रहे हैं और अपरेंट वेट में हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि बॉडी पूरा का पूरा लिक्विड में सबमर्ज्ड है, दैट मीन्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो जब कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा तो यहाँ पर आपका बॉडी का टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, v बॉडी। और इसका वैल्यू आप आसानी से इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था माय डियर, और देखिए आपने आसानी से इसको निकाल लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। एसएससी जेई हो या किसी भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, तो जो भी एग्ज़ाम आप जूनियर इंजीनियरिंग के लेवल पर देंगे तो उस एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन अपरेंट वेट से पूछा जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए, तो फ्लोटेशन एंड अपरेंट वेट, ये दोनों टॉपिक जो है यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जनरली इसी दोनों टॉपिक से यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने फ्लोटेशन भी देख लिया एंड अपरेंट वेट भी हमने देख लिया। एंड आई होप कि आपको यहाँ पर इस दोनों चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी, ठीक है, दो तरह के बॉडी के बारे में हमने पढ़ा है, एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी और एक पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। तो इन दोनों बॉडी के केस में स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, ये हम लोग देखेंगे। और फिर कोई भी फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, कोई भी एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है तो वो किस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, ये हमें यहाँ से कंडीशन देखना है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं अराइज होगा, यहाँ से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबिलिटी टॉपिक से आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता है। ओके, चलिए देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए लिक्विड का फ्री सरफेस है। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। और इस लिक्विड के फ्री सरफेस में आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है, ये मान लीजिए आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है और ये इसका सेंटर लाइन है। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस
बॉडी, और ये बॉडी क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट केस देख रहे हैं, फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट केस जो आपका है उसमें हम मान रहे हैं B लाइज एबव G, यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, ये हम लोग मान रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये बॉडी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, B लाइज एबव G, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी पॉइंट यहाँ पर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है। ओके, ये मान लीजिए आप। अब देखिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से आप जानते हैं कि इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से आपका वेट नीचे की तरफ काम करेगा एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी से क्या होगा, बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, बहुत ही अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एंगुलरली डिस्टर्ब करेंगे, इसे हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। दैट मीन्स डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, आप यहाँ से इस तरफ से इस बॉडी को इस ऐसे करके फोर्स लगा देंगे। तो ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इस बॉडी को, बस हमें चेक करना है ना जी, हमें चेक करना है कि ये बॉडी स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल नहीं है तो उसके लिए है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आपको बॉडी को डिस्टर्ब करना होगा ना जी, आपको बॉडी को डिस्टर्ब करना होगा। तो डिस्टर्ब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बॉडी हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, किस टाइप का बॉडी है। तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इस बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे। तो मान लीजिए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे, मतलब एंगुलर डिस्टर्बेंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को एंगुलर डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब देखिए बॉडी का पोजीशन कैसा होगा, बॉडी का पोजीशन ये हो जाएगा, ये अब बॉडी का पोजीशन हो जाएगा। और इसका सेंटर लाइन क्या है, ये है इसका सेंटर लाइन। अब देखिए, तो सेंटर लाइन अब ये है, ठीक है। चूंकि ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में चेंज नहीं होता है। तो ये बी पॉइंट आपका यहीं पर रहेगा और जी पॉइंट यहाँ पर रहेगा नीचे। ओके, अब यहाँ से देखिए, और इस जी पॉइंट से आप जानते हैं कि इस जी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, वेट काम करेगा। एंड इस बी पॉइंट से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा Fb, ये आप जानते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना है माय डियर। आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर ये दोनों फोर्स क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। यानी mg बराबर क्या लिखेंगे आप, Fb, यानी ये वेट और ये फोर्स आपस में बराबर है। और देखिए दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। इस दोनों फोर्स के बीच में आप क्या देख रहे हैं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मोमेंट बनेगा, इस बॉडी के ऊपर एक मोमेंट एक्ट करेगा। बात समझ में आ गया,
इस बॉडी के ऊपर क्या होगा माय डियर, एक मोमेंट एक्ट करेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जब एक मोमेंट यहां पर बन रहा है ना, मोमेंट, ये फोर्स और ये वेट, इस दोनों के बीच में एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, मोमेंट डेवलप होगा। अब देखिए, तो जो मोमेंट यहां पर बन रहा है वो मोमेंट किस डायरेक्शन में बन रहा है, किस डायरेक्शन में मोमेंट होगा माय डियर। सबसे पहली बात, यहां पर आपने क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया था ना, आपने क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया है, लेकिन उसके कारण बॉडी पर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर एक मोमेंट डेवलप हो रहा है। और ये मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, देखिए ये फोर्स इस फोर्स के तरफ टर्न होना चाहेगा। तो ये फोर्स Fb mg के राइट में है, mg के राइट में है, दैट मीन्स ये वेट आप क्या करेगा, ये राइट में टर्न होना चाहेगा। फिर देखिए ये Fb के लेफ्ट में, Fb के लेफ्ट में mg है, तो ये लेफ्ट में टर्न होना चाहेगा। तो किस डायरेक्शन में मोमेंट मिल रहा है हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट हमारा बॉडी पे एक डेवलप हो रहा है। ठीक है, देयर विल बी ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट developed on the body, there will be a anti-clockwise moment developed in the body। क्लॉक, अब सोचिए आपने क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया था, बॉडी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसी टाइम बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है। मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या होगा, ये बॉडी इस तरफ टर्न होगा। देखिए इस तरफ टर्न हो रहा है, आपने इसको क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बॉडी इस तरफ टर्न होगा। इसका मतलब बॉडी फिर से सीधा हो जाएगा, बॉडी फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है माय डियर। ठीक है, यानी ये बॉडी फिर से सीधा हो जाएगा और बॉडी का पोजीशन यही आपका हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये स्टेबल हो गया है, स्टेबल है ये। ठीक है, भले ही आपने इसको क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया, उसके बावजूद भी ये बॉडी वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आपने क्या देखा था, आपने कंडीशन लिखा था कि B लाइज एबव G। तो उसका मतलब है कि जब B पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो उस टाइम वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी को शो करता है, तो ये बॉडी आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने देख लिया है कि जब B पॉइंट G के ऊपर होगा तो वो बॉडी स्टेबल होगा, और यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सेकेंड केस हम लोग क्या देखेंगे। When B lies below G, when point B lies below G, तो उस टाइम क्या होगा, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, यहाँ पर एक बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। इसका सेंटर लाइन देखिए ये वाला है, और हमने केस क्या लिया है, हमने केस लिया है कि B पॉइंट G के नीचे है। मतलब G मान लीजिए यहाँ पर है और B पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। ये आपका कंडीशन है, ये आपने माना है। और फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, G पॉइंट से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और इस पॉइंट B से बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये आप जानते हैं। दिस इज FB।
फिर हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि ये बॉडी, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी से ऊपर हो, या आप ऐसा कहेंगे कि जब बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो तो वो बॉडी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, या तो क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब कर दीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब कर दीजिए। तो मान लीजिए कि आपने इसको क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया। देखिए, तो जब आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब इन क्लॉकवाइज, डिस्टर्ब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना है, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अब देखिए बॉडी का पोजीशन ये हो जाएगा, ये अब आपका बॉडी है और इसका सेंटर लाइन देखिए ये वाला है, ये इसका सेंटर लाइन। अब यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी पॉइंट वहीं पर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा mg, और सेंटर ऑफ बॉयंसी से क्या होगा, बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा Fb। और आपने क्या किया है, आपने बॉडी को क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सोचना होगा, ध्यान देना होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स तो आपस में बराबर है, mg इज इक्वल टू क्या है Fb। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस दोनों के बीच में एक मोमेंट डेवलप हो रहा है, और मोमेंट डेवलप होने का मतलब है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं। और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर देखिए एक तरफ आपका बॉइंट फोर्स लग रहा है और एक तरफ वेट काम कर रहा है, और दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक मोमेंट मिलेगा, एक मोमेंट डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और ये कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको यहाँ पर देखना है। फिर देखिए इस वेट के लेफ्ट में, इस वेट के लेफ्ट में आपका बॉइंट फोर्स है, तो ये लेफ्ट के तरफ टर्न होना चाहेगा। तो आइए देखिए ये जो है आपका लेफ्ट के तरफ टर्न होना चाहेगा। फिर यहाँ पर देखिए बॉइंट फोर्स के राइट में, बॉइंट फोर्स के राइट में आपका वेट है, तो ये राइट के तरफ टर्न होना चाहेगा। तो अब देखिए तो ये किस डायरेक्शन में आपको मोमेंट मिल रहा है, ये इस तरफ टर्न हो रहा है, ये इस तरफ टर्न हो रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर विल बी ए clockwise moment, there will be a clockwise moment developed on the body, developed on the body। अब आप सोचिए, एक तो आपने बॉडी को क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया है, क्लॉकवाइज में, और उसके बाद क्या देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर क्लॉकवाइज में ही मोमेंट मिल रहा है। सोचिए ये बॉडी है और फिर ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो जब ये क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह, यानी बॉडी और टर्न हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या वो ओरिजिनल शेप में आ पाएगा, नहीं। अब क्या हो गया, अब ये बॉडी और नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया था, फिर इस यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट फिर से बन रहा है, दैट मीन्स ये बॉडी अब पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आ पाएगा, इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जब बी पॉइंट जी से नीचे होगा, सो दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम, यही आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर किसी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो तो वो बॉडी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी अनस्टेबल होता है। और ये हम किसका केस पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था माय डियर, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, एक और केस है, वो केस भी हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग फ्लोटिंग बॉडी का भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा एंड न्यूट्रल कब होगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर थर्ड केस क्या होगा। फर्स्ट केस में आपने देखा कि पॉइंट बी जी के ऊपर था, दूसरे केस में आपने क्या देखा कि पॉइंट बी जी के नीचे है, एंड थर्ड केस में आप अब क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि व्हेन बी एंड जी कोइंसाइड्स, बी एंड जी कोइंसाइड्स, दोनों एक ही पॉइंट पर जब होगा तो उस टाइम क्या होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस, ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस। ओके, और यहाँ पर आपका एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी का देखिए सेंटर लाइन ये है, और ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। और फिर यहाँ पर कौन सा केस हमने लिया है कि पॉइंट बी और पॉइंट जी कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स दोनों पॉइंट एक जगह पर ही है, पॉइंट बी एंड पॉइंट जी। तो जी पॉइंट से क्या होगा, वेट नीचे की तरफ काम करेगा एंड बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। फिर हमें ये चेक करना है कि ये बॉडी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या क्या होगा, तो ये हमें चेक करना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको बॉडी को डिस्टर्ब करना होगा। तो जब आप बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, मान लीजिए आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, तो अब बॉडी देखिए, बॉडी का पोजीशन मान लीजिए कि ये वाला हो गया, बॉडी का पोजीशन मान लीजिए ये वाला हो गया, और इसका सेंटर लाइन आपका ये है, ये सेंटर लाइन है, और बी और जी पॉइंट अपने ही जगह पर रहेगा, अपने ही प्लेस पर रहेगा। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो जी। तो इसी पॉइंट से देखिए आपका वेट नीचे की तरफ काम करेगा एंड इसी पॉइंट से आपका बॉइंट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब यहां पर देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या यहां पर मोमेंट बन रहा है, क्या यहां पर आपको कोई मोमेंट मिल रहा है। आपने क्लॉकवाइज में इसको डिस्टर्ब किया, क्लॉकवाइज में, तो यहां पर देखिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ठीक है, लेकिन दोनों फोर्स के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है। दोनों का देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो मोमेंट डेवलप्ड ऑन दिस बॉडी। आपने क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बॉडी पर कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देयर विल बी नो मोमेंट डेवलप्ड, देयर विल बी नो मोमेंट डेवलप्ड ऑन द बॉडी, डेवलप्ड ऑन द बॉडी। अब देखिए, जब मोमेंट ही डेवलप नहीं हो रहा है, फर्स्ट केस में आपने क्या देखा था, आपने देखा कि क्लॉकवाइज में हमने डिस्टर्ब किया और बॉडी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट डेवलप हो गया, तो उसने क्या किया, बॉडी को स्टेबल कर दिया, फिर से अपने पोजीशन पर वापस ला दिया। ठीक है,
दूसरे केस में आपने क्या देखा कि हमने क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया और बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या हुआ, मोमेंट डेवलप हो गया। तो उसने बॉडी को क्या किया, और डिस्टर्ब कर दिया, तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो बॉडी के ऊपर कोई मोमेंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जब मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या ये बॉडी अब अपने आप ऐसे जा सकता है? मतलब दैट मीन्स इस ऐसे ना ही ऐसे जाएगा और ना ही ये बॉडी सीधा हो पाएगा। ये बॉडी ना ही सीधा हो पाएगा और ना ही इस डायरेक्शन में जा पाएगा। इसका मतलब यह है कि बॉडी जिस पोजीशन में आप देख रहे हैं उसी पोजीशन में बेचारा पड़ा हुआ रहेगा, इसी पोजीशन में बॉडी पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स इसी पोजीशन में आपका बॉडी रहेगा। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, ये ना ही सीधा होगा और ना ही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो चुका है। न्यूट्रल क्यों हुआ, तो आपने देखा कि बी और जी पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था, तो इसके कारण दोनों यहाँ पर कोई मोमेंट डेवलप ही नहीं हुआ। और जब मोमेंट डेवलप नहीं होगा तो फिर यहाँ पर किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा। आपने जो डिस्टर्ब किया है और फिर इसका जो पोजीशन आया है ये इसी पोजीशन पर रह जाएगा। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी थर्ड कंडीशन, थर्ड केस जो आप देख रहे हैं वो किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा, फर्स्ट केस में आपने क्या देखा, बी लाइज एबव जी, तो उस टाइम बॉडी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा केस में आपने क्या देखा कि जब बी पॉइंट जी से नीचे हो, व्हेन बी लाइज बिलो जी, तो उस टाइम बॉडी आपका अनस्टेबल था। थर्ड केस में आप क्या देख रहे हैं कि बी और जी कोइंसाइड कर रहा है, तो उस टाइम बॉडी आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का जो हम स्टेबिलिटी चेक किए हैं, हमने स्टेबिलिटी चेक कर लिया 3 केस में। तो जो हमने स्टेबिलिटी चेक किया है वो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर आप पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पॉइंट बी को रेफरेंस मान के आप कर रहे हैं, पॉइंट बी को ही ना रेफरेंस मान रहे हैं जी। फर्स्ट केस में देखा हमने कि पॉइंट बी जी से ऊपर है, दूसरा केस में हमने देखा कि पॉइंट बी को जी के नीचे हमने देखा, थर्ड में क्या देख रहे हैं कि बी और जी कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी को रेफरेंस ले रहे हैं और उसी के आधार पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि पॉइंट बी कहाँ पर होगा, उसका पोजीशन कहाँ पर होगा, जिसके कारण बॉडी किस इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमने देखा। तो कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्यों, आखिर क्या रीज़न है, तो माय डियर रीज़न यही है कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी को कितना भी डिस्टर्ब कर दीजिए उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कभी चेंज नहीं होता है, बताया था मैंने, याद कीजिए। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के केस में आप बॉडी को कितना भी डिस्टर्ब कर दीजिए सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज नहीं होता है, तो ये एक तरह का फिक्स पॉइंट है। तो जब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, जो पॉइंट चेंज ना हो, फिक्स पॉइंट हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी का हेल्प लेकर स्टेबिलिटी चेक किए हैं। बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा। अब देखिए, तो ये तो बात हो रहा था कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, दैट मीन्स फ्लोटिंग बॉडी। और फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटीज अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी किस कंडीशन में स्टेबल होगा, किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा एंड किस कंडीशन में न्यूट्रल होगा, ये हम लोग अब बात करेंगे। बात समझ में आ गया। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए देखते हैं। अब हमारा हेडिंग होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज
फ्लोटिंग बॉडीज़ का स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर अब चेक करेंगे। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का हमने चेक कर लिया, अब हम लोग पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी का चेक करेंगे, दैट मीन्स फ्लोटिंग बॉडी का चेक करेंगे। अब आप सोचिए, क्या यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? नहीं माय डियर, फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है, पॉइंट बी लगातार चेंज करता है। जैसे जैसे बॉडी को आप डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी लगातार चेंज करता है। इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट नहीं है। आप डिस्टर्ब किए बॉडी को तो सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज कर गया, तो फिक्स कहाँ है, चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी के रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी चेक नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? इसका स्टेबिलिटी चेक नहीं करते हैं। तो फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे माय डियर? तो फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। वही चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, फिर हम लोग स्टेबिलिटी धीरे धीरे चेक करेंगे। आइए देखिए, ध्यान से देखेंगे आप। when the body is floating, when the body is floating, then under some angular disturbances, then under some angular disturbances, its center of buoyancy, its center of buoyancy continuously changes, continuously changes. Hence the stability of floating body, hence the stability of floating body is checked with या by a fixed point। हम लोग फिक्स पॉइंट से चेक करेंगे ना, तो बाय ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड, और उस पॉइंट को हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं, कॉल्ड मेटासेंट्रिक पॉइंट। और उस पॉइंट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब भी कोई बॉडी फ्लोट करता है तो कुछ एंगुलर डिस्टरबेंस आप देते हैं तो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी लगातार चेंज करता है। ये तो आपने देखा था प्रीवियस सेशन में। तो चूंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी लगातार चेंज कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे। तो फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो ये चेक करेंगे हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मेटासेंट्रिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब आपको यहाँ पर ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये मेटासेंट्रिक पॉइंट है क्या चीज़, आपने इसके बारे में बताया नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, अब हम लोग पहले मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में ही देख लेते हैं कि मेटासेंट्रिक पॉइंट कब मिलेगा, हमें किस कंडीशन में मिलता है और ये है क्या चीज़, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी फ्लोट कर रहा है। लेट अस अज्यूम दिस बॉडी इज फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड। ये बॉडी फ्लोट कर रहा है। अब आप देखिए, जब ये बॉडी फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा? तो ये आप जानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा, जितना पार्ट लिक्विड में सबमर्ज्ड है, जितना पार्ट आप देख रहे हैं कि लिक्विड में सबमर्ज्ड है, इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले आप इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये सेंटर लाइन है और इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट होगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो इस बॉडी के बीचों बीच होगा, दैट मीन्स यहाँ पर होगा।
दैट इज पॉइंट जी, दैट इज पॉइंट जी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इस बॉडी को हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्टर्ब करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस बॉडी को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे। आइए देखते हैं, जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो देखिए माय डियर, अब आपका बॉडी ये हो जाएगा, अब आपका बॉडी ये है और इसका सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन, ठीक है। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका जस्ट मिडिल में होगा, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि देखिए अब बॉडी का ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विड में सबमर्ज्ड है। अब देखिए बॉडी का ये वाला जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम अब लिक्विड में सबमर्ज्ड है, दैट मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज हो गया है। तो इस पार्ट का जो सबमर्ज्ड पार्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो अब दूसरा कोई पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है, दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश। और फिर आप जानते हैं कि इसी पॉइंट से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। तो आइए एक्ट करवा दीजिए बॉयंट फोर्स। इसी पॉइंट से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा एफ बी। अब समझिए कि मेटासेंट्रिक पॉइंट कौन सा होगा। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है और उसे जब हम एंगुलर डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होगा एंड जो बॉयंट फोर्स लाइन होगा, अब ये आपका बॉयंट फोर्स लाइन है, यहाँ पर बॉयंट फोर्स लाइन कौन सा था, यहाँ पर देखिए बॉयंट फोर्स लाइन आपका ये है, दिस इज योर बॉयंट फोर्स लाइन। बट ये बॉयंट फोर्स लाइन क्या है, ये अब आपका न्यू बॉयंट फोर्स लाइन है, न्यू बॉयंट फोर्स लाइन। तो जो न्यू बॉयंट फोर्स लाइन होता है वो लाइन इस बॉडी के एक्सिस को, इस बॉडी के एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं। दैट मीन्स देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैपिटल एम एंड कैपिटल एम इज व्हाट, इट इज मेटासेंट्रिक पॉइंट। फिर ध्यान से सुनिए, जब आप किसी फ्लोटिंग बॉडी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मेटासेंट्रिक पॉइंट निकालना होगा। तो मेटासेंट्रिक पॉइंट होता क्या है, तो जब भी किसी फ्लोटिंग बॉडी को आप डिस्टर्ब करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज करेगा और उसी पॉइंट से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। तो जो न्यू बॉयंट फोर्स लाइन होगा, ये न्यू बॉयंट फोर्स लाइन इस बॉडी के एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं। एंड आई थिंक कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये क्या है माय डियर, ये है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए तो मेटासेंट्रिक पॉइंट का अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होगा। मेटासेंट्रिक पॉइंट, मेटासेंट्रिक पॉइंट कैपिटल एम, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द point of intersection, it is the point of intersection of new buoyant force line, new buoyant force line with the vertical axis of the body, with the vertical axis
of the body under given a small angular tilt to the body। ठीक है, मेटासेंट्रिक पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यू बॉइंट फोर्स लाइन विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी अंडर गिवन ए स्मॉलर एंगुलर टिल्ट टू द बॉडी। जब बॉडी पर आप स्मॉल एंगुलर टिल्ट देंगे तो उस टाइम न्यू बॉइंट फोर्स लाइन वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट को हम मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के बारे में देखिए एक पॉइंट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऑक्सीलेट करेगा। मतलब आप इसे फिक्स मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है, तो इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के अबाउट ये बॉडी ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे ऐसे झूलते रहेगा, ऑक्सीलेट करेगा। जब भी आप इस बॉडी को स्मॉल एंगुलर टिल्ट देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट जो है ऑक्सीलेट करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही था आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में यही पॉइंट आपको ये बताएगा कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है या न्यूट्रल कब है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट के हेल्प से ही चेक करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसके आगे बात करते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके आगे क्या लिखेंगे? इट इज द पॉइंट, इट इज दैट पॉइंट about which a body oscillates under given some angular disturbance, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या होगा? ये बॉडी ऑक्सीलेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आप मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में अब आप देख चुके हैं, तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो जब हम लोग फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग 3 केस लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 3 केस लेंगे। सो फर्स्ट केस इज व्हेन M lies above G, when M lies above G, जब पॉइंट M G से ऊपर हो तो उस टाइम क्या होगा? आइए देखते हैं। ये मान लीजिए लिक्विड का फ्री सरफेस, ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस। ओके, और यहाँ पर देखिए एक बॉडी है जो कि फ्लोट कर रहा है। ओके, और इस बॉडी का सेंटर लाइन ये है, इस बॉडी का सेंटर लाइन ये है। और फिर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर होगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। अब आप इस बॉडी को एंगुलर डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस बॉडी को आप एंगुलरली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब क्यों करते हैं? चेक करने के लिए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, बस वो चेक करने के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कि बॉडी अब आपका ये हो चुका है, बॉडी का पोजीशन अब आपका ये है। और बॉडी का देखिए एक्सिस ये रहा, बॉडी का एक्सिस ये है। चलिए देखिए, इसका जी पॉइंट मिडिल में है यहाँ पर।
अब इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इतना पार्ट अब सबमर्ज हो चुका है, अब बॉडी का ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज करेगा। हम लोगों ने कितनी बार बात किया है इसके बारे में। तो अब मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया माय डियर। सो दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश। तो इसी पॉइंट से क्या होगा, इसी पॉइंट से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। तो आइए एक्ट करा दीजिए। इसी पॉइंट से आपका क्या होगा, बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। दिस इज एफ बी। एंड जी पॉइंट से क्या होगा, तो जी पॉइंट से आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एम जी। और फिर देखिए, ध्यान से देखना है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस को, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक पॉइंट एम, मेटासेंट्रिक पॉइंट एम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मेटासेंट्रिक पॉइंट जी से ऊपर है ना जी। तो वही हमने केस लिया है कि व्हेन एम लाइज एबव जी, तो एम पॉइंट जी से ऊपर है। फिर वही चीज़, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपने मोमेंट दिया है क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में आपने डिस्टर्ब किया है। और अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये एम जी और एफ बी बराबर होता है, तो इस दोनों फोर्स के बीच में क्या होगा, एक मोमेंट होगा। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है। तो और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो देखिए, इस वेट के राइट साइड में आपका बॉयंट फोर्स है, तो ये राइट साइड में टर्न होना चाहेगा। और इस बॉयंट फोर्स के लेफ्ट में वेट है, तो ये लेफ्ट साइड टर्न होना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा है बॉडी के ऊपर। आपने क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया था, लेकिन बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट बन रहा है। आपने बॉडी को टिल्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है। तो बॉडी क्या होगा, फिर से इस तरह आ जाएगा, फिर से बॉडी खड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ, there is the development of anti-clockwise moment on the body due to FB and MG। इसका मतलब है कि ये स्टेबल हो जाएगा, यानी जब पॉइंट M लाइज एबव G होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो उस टाइम बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गया जी, ठीक है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस के बारे में बात करेंगे, जब पॉइंट M G से नीचे हो, व्हेन M लाइज बिलो G, तो उस टाइम बॉडी कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, ये अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान है। व्हेन M लाइज बिलो G, जब मेटासेंट्रिक पॉइंट G से नीचे लाई कर रहा हो या हमें मिल रहा हो, तो उस टाइम बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगा, आइए देखते हैं। ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक बॉडी फ्लोट कर रहा है, ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, ओके। तो इसका सेंटर लाइन आपका ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा और सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर होगा। अब आप क्या करेंगे, इस बॉडी को एंगुलर डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, तो आपको डिस्टर्ब करना होगा। तो जब आप इसको डिस्टर्ब कर दिए हैं, तो अब देखिए बॉडी किस तरह हो जाएगा। मान लीजिए कि अब आपका ये बॉडी है
और इसका सेंटर लाइन ये वाला है। फिर देखिए यहाँ पर माय डियर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, और मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है ये आपका जी पॉइंट है, और जी पॉइंट यहाँ मिल रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा चांस हो सकता है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, बी डैश, ये पॉइंट आपका बी डैश है। आपने क्लॉकवाइज में इसको डिस्टर्ब किया है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अब यहाँ से देखिए, इस बी डैश पॉइंट से आपका क्या होगा, बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो दिस इज एफ बी, और जी पॉइंट से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा एम जी। तो देखिए न्यू बॉयंट फोर्स लाइन वर्टिकल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो देखिए सेकेंड केस जो आपने यहाँ लिखा है, व्हेन एम लाइज बिलो जी, तो देखिए एम पॉइंट जी से नीचे है कि नहीं। इस केस में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एम पॉइंट जी से नीचे है, यही हम लोग देख रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं। फिर यहाँ पर वही चीज़ देखिए, एम जी बराबर एफ बी है, एम जी बराबर एफ बी है। तो इन दोनों फोर्स के बीच में देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है, यानी यहाँ पर एक मोमेंट मिलेगा। बट मोमेंट कौन सा होगा, तो इस फोर्स के लेफ्ट में एफ बी है तो ये लेफ्ट में टर्न होना चाहेगा, इस फोर्स के राइट में एम जी है तो ये राइट टर्न होना चाहेगा। अब देख लीजिए, यानी यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा। आपने बॉडी को क्लॉकवाइज में ही डिस्टर्ब किया था और फिर से यहाँ पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट मिल रहा है। क्लॉकवाइज आपने दिया तो बॉडी इतना झुक गया, फिर से क्लॉकवाइज बन रहा है तो बॉडी और झुक जाएगा। यानी बॉडी देखिए किस तरह का शेप ले लेगा, बॉडी आपका इस तरह आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा माय डियर। तो क्या वो स्टेबल हुआ, क्या वो अपना पोजीशन गेन कर पाया, नहीं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन द बॉडी ड्यू टू एफ बी एंड एम जी। ओके, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी अब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यदि एम पॉइंट जी से नीचे लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ समझने के लिए है, आपको बस ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट बचा हुआ है, वो पॉइंट भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं माय डियर। अब केस थर्ड हमारा क्या है, केस थर्ड, व्हेन M and G coincides, when M and G coincides, जब M और G coincide कर रहा हो। ठीक है, तो आइए देखिए, ये लिक्विड का फ्री सरफेस, ओके, और यहाँ पर एक बॉडी फ्लोट कर रहा है, एक बॉडी फ्लोट कर रहा है। इसका सेंटर लाइन आपका ये रहा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है, सेंटर ऑफ बॉयंसी पॉइंट ये हो गया। अब आपने इसको क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब कर दिया, तो जब हम लोग इसे क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब कर देंगे तो मान लीजिए कि बॉडी अब आपका ये हो चुका है, ये आपका बॉडी है, इसका सेंटर लाइन आपका ये है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं पर होगा। अब मान लीजिए कि इस पार्ट का सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ मिल रहा है, दिस इज पॉइंट बी डैश। तो देखिए इस पॉइंट बी डैश से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, और ये न्यू बॉयंट फोर्स लाइन
इस वर्टिकल एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, देखिए यहां पर कट कर रहा है माय डियर, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही कट कर रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक पॉइंट। यानी इस केस में आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, वही आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। पॉइंट बी डैश से एफ बी काम कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यही है, तो यहां से वेट नीचे की तरफ काम करेगा। तो देखिए दोनों ही फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जीरो है। दैट मीन्स यहां पर कोई भी मोमेंट काम नहीं करेगा, देयर विल बी नो मोमेंट, देयर विल बी नो मोमेंट डेवलप्ड ऑन द बॉडी, डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू एफ बी एंड एम जी। उस दोनों के द्वारा यहाँ बॉडी पर कोई भी मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब आपने इस बॉडी को क्लॉकवाइज में डिस्टर्ब किया था, तो बॉडी अब इस पोजीशन पर आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मोमेंट ही नहीं बन रहा है, तो ना ही बॉडी नीचे आएगा ना ही बॉडी ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब बॉडी इसी पोजीशन पर रहेगा, इसका पोजीशन अब चेंज नहीं होगा। तो इसका साफ मतलब है कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये आपका किस कंडीशन में होगा, किस इक्विलिब्रियम में होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ना ही स्टेबल है ना ही अनस्टेबल हो रहा है, ना ही ये सीधा हो रहा है, दैट मीन्स अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर रहा है, और ना ही ये नीचे की तरफ और झुक रहा है ताकि हम इसे अनस्टेबल कह दें, ऐसा भी नहीं हो रहा है। बॉडी इसी पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि इसको मोशन करने के लिए, इसको सही से ठीक करने के लिए बॉडी के ऊपर कोई मोमेंट काम ही नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये कब होगा, जब m और g कोइंसाइड करेगा, तब उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ओके, तो ये था माय डियर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी देखा और फिर हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी भी देख लिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, तो आप इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलिए आज सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।